रेबल सदानंद आप लोगों के बीच में 15 अगस्त का इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन आप लोगों को समर्पित करूंगा अपना संगठन रेबल सदानंद फाउंडेशन को। और उस दिन से पूरे देश में देशव्यापी जो है हमारी मूवमेंट शुरू होगी, रेबेलियन शुरू होगी। देश के कोने कोने में जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं लिख के हमें दी हैं। उन समस्याओं के ऊपर बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से। एक बहुत बड़ी टीम है आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सानिध्य से, जो लोग रेबल सदानंद फाउंडेशन को गौर कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रेबल हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें और जहां जहां आपकी जरूरत हमें पड़ेगी आप आए और जहां जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी वहां आएंगे। ये अगर जब ये बातें सुनते हैं तो बहुत मीन्स प्रोत्साहन मिलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, समस्या तो है ही है हमारे मुल्क में, हम देख ही रहे हैं। लेकिन मेरे एक बहुत परिचित व्यक्ति हैं सुधीर कुमार मेहता जी, अंकल है हमारे नेबर में रहते हैं, नेबरहुड में। उन्होंने एक बात बोला कि आप केवल समस्या गिनाओगे या समस्या का समाधान भी बताओगे? तो मैंने कहा अंकल जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 15 अगस्त तक की बात है, अभी तो पहले समस्याएं गिना रहा हूं। और अगर समस्याओं का समाधान सुनना है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को हमें बुलाना चाहिए ना। गवर्नमेंट हमें बुलाएगी तभी तो हम समस्याओं का समाधान देंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं घर बैठे उनको समाधान देता रहूं। समाधान देंगे, जब हम प्रश्न उठाते तो उसका उत्तर भी देंगे। whenever there are questions there would be answers, and whenever there are some people ask anything, replies will always be there, वो फॉलो होगी। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं मेरे भाइयों। बहुत जल्दी हम लोग ईद और रक्षाबंधन के त्योहार को भी मनाएंगे। आप लोगों को पहले ही मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कोरोना काल में आप लोग अपना ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं अपना मुद्दा शुरू करूं आप लोगों के बीच, आप सबकी मंगलता की मैं कामना करूंगा, आप लोगों की सफलता के लिए कामना करूंगा और आप लोगों की सेहत के लिए मैं कामना करता हूं ईश्वर से आप लोग सब ठीक रहें। और ठीक इसलिए रहें कि इस वक्त देश को आप लोगों की जरूरत है। देश बहुत बुरी स्थिति में है, बेहतर है हम ठीक रहें तो देश को ठीक करेंगे। भाई और बहनों, आज बात करेंगे दो चीजों की। पिछले 6.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नेंस चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा भाई और बहनों, आज जो मैं उदाहरण लेने वाला हूं हमारे दो पड़ोसी राज्यों की है, मीन्स पड़ोसी देशों की बेसिकली। पहले हमारे राज्य हुआ करते थे, अब देश हो गए। एक आप लगा लीजिए नेपाल और एक बांग्लादेश। आप जानते हैं दोनों ही छोटे छोटे देश हैं, भौगोलिक तरीके से ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जनसंख्या इनकी नहीं है। लेकिन एक समय था जब इन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बोथ नेपाल एंड बांग्लादेश वर वेरी पुअर कंट्रीज। नेपाल में तो टूरिज्म के अलावा कुछ था ही नहीं और बांग्लादेश में जूट के अलावा। लेकिन आज जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, बीजेपी की सरकार जो है, केंद्र सरकार को सुनना चाहिए। और बीजेपी के जो भक्त हैं, जो मानने वाले हैं, वो गौर से सुने, क्योंकि वो अगर सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई और बहनों, मैं दो चीजें देख रहा था। 2013 के बाद 2014 में जब बीजेपी गवर्नेंस आई और एक बहुत बड़ा वेव हुआ, लहर, मोदी लहर जिसे हम कहते हैं। मैं तो उसे मोदी कहर बोलता हूं, खैर लोग लहर मानते होंगे। कहर मैं इसलिए बोलता हूं कि देश पे कहर ही गिरा है। चलिए बात करते हैं आज कि भाई और बहनों, आज बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, आज नेपाल की जो इकोनॉमी है, वो भारत की इकोनॉमी से ऊपर जा रही है। कमाल देखिए, 2013 का स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 2020 का स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 2014 के बाद नेपाल और बांग्लादेश की ग्रोथ देखिए और 2014 के पहले भारत की ग्रोथ की रफ्तार देखिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस था आपको पता चलेगी। और मैं ग्राफिकली आपको ये चीजें शेयर भी करूंगा। उसके कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ है 7.9% है, 7.9%। और भारत के लिए विभिन्न एजेंसियां डिक्लेयर कर रही हैं कि 6.1 हो सकता है, उसके नीचे हो, उससे और कम हो। जबकि बांग्लादेश के पास आय की कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं था, पर उनकी गवर्नमेंट ने क्या यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर किया है, क्या यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया है, एक्चुअली क्या घोटाले नहीं हुए हैं। बताना चाहूंगा, बांग्लादेश की सफलता के पीछे दो चीजें हैं। बांग्लादेश के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए एमपी जो वहां के होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो लोगों में बीच होते हैं। वो लोगों के बीच अपनी मन की बात नहीं सुनाते, वो लोगों की मन की बात सुनते हैं।
आज उनका जीडीपी ग्रोथ आप लगा लीजिए, मींस व्हाट अ स्टैटिस्टिकली ग्रोथ 7.9% है बांग्लादेश का। लगाइए, एक लेटेस्ट रिपोर्ट था जिसमें बताया गया है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, बांग्लादेश एंड नेपाल आर बोथ अहेड ऑफ इंडियाज ग्रोथ इन एज साउथ एशिया स्लोज डाउन। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब बीजेपी के प्रिय मित्रों, ये ना कह दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से आपकी सरकार ने जो पैसे लोन लिए है ना, कितने अरब का लोन है, वो एक बार देशवासियों को बताने का कष्ट कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि जो पैसे आप लोगों ने लिए हैं, वो पैसे का आप लोगों ने यूटिलाइजेशन क्या किया है। 2 दिन पहले मैंने आसाम की बात उठाई थी कि आसाम का चाय जो है केंद्र सरकार का है, आसाम का पेट्रोल जो है केंद्र सरकार का है, लेकिन बाढ़ जो है आसाम का, वो आसाम का हो जाता है। अभी तो खैर और चर्चा होगी, लेकिन आज बांग्लादेश और नेपाल, भाई और बहनों, बांग्लादेश एक इस्लामिक नेशन है, आप जानते हैं, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र तरक्की नहीं करता या मुसलमान राष्ट्र तरक्की नहीं करता। और ये दोनों ही देश ज्योग्राफिकली हमसे बेहद छोटे हैं, बेहद कमजोर हैं। फाइनेंशियली ये बहुत कमजोर थे 2014 के पहले, लेकिन ये दोनों ही राष्ट्र इंडिया को रेस में पीछा छोड़ रहे हैं। और हम अखबारों में क्या देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री विश्व भर का दौरा कर रहे हैं भारत को। आज 2 दिन से एक बात आ रही है, रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया। अरे भाई, अगर रफाल नहीं आता तो कोई हमारे देश में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता क्या? हम इतने कमजोर हैं क्या? अब रफाल के ऊपर आप 1 हफ्ता फुटेज ले लोगे, बहुत बढ़िया। बाढ़ आप दिखा नहीं सकते, बिहार की स्थिति आप दिखा नहीं सकते, कोरोना में आप अपने अकर्मण्यता को दिखा नहीं सकते, छुपाए जा रहे हो, अब आप रफाल दिखाओगे। कोई बात नहीं, गृह मंत्री जी फिर से गायब हो जाते हैं। अब देखिए कमाल की बात, बांग्लादेश और नेपाल की बातें करते हैं आज। भाई और बहनों, 2013 की मैं एक स्टेटस आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे कि क्या है, मतलब स्टेटस को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? 2013 में अगर हम एक यूएस डॉलर को कंपेयर करें कि बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश की करेंसी को टाका बोलते हैं, 2013 में $1 का मतलब जो था वो आप लगा लीजिए 77 टाका था, 77 टाका, बांग्लादेश की 77 टाका। और 2020 में कितना है मैं आपको बता दूं, 84 टका, यानी 7 टका का फर्क है, केवल 7 टका का। ठीक है जी भाइयों और बहनों, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 2013 में एक यूएस डॉलर की जो बांग्लादेशी करेंसी का कन्वर्जन था वो 77 टका था। बांग्लादेश की करेंसी को हम टाका बोलते हैं। और 2020 में बांग्लादेश का मतलब एक यूएस डॉलर मतलब 84 टका है, यानी 7 टका का वैल्यूएशन है, 7 टका नीचे गिरी है, बस यही ना। अब हम भारत की बात करते हैं। 2013 में भारत की क्या थी जी? भारत का 56 था जी, 56। आप लगा लीजिए 56, एक यूएस डॉलर का मतलब 56 रुपए 20 पैसे था 2013 में। मेरे प्रिय भारतवासियों, 2013 में एक यूएस डॉलर की जो कीमत थी भारतीय करेंसी में 56.30, यानी $56 मान के, 56 रुपए मान के चलिए, एक यूएस डॉलर मतलब 56 रुपए। ठीक है, आज 2020 में $1 की वैल्यू कितनी है जी? 74.76, यानी 74.5 रुपए, 74.5। आप समझ रहे मेरी बात भाई और बहनों? 18 रुपए नीचे गिर गए हम, 18 रुपए। बांग्लादेश 7 टका गिरता है, हम 18 गिरते हैं। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में। माननीय वित्त मंत्रालय, आपने लठ गाड़ दिया, आपने लठ गाड़ दिया निर्मला सीतारमण जी। क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश जिसको भारत ने जन्म दिया, जिसको इंदिरा गांधी सरकार ने जन्म दिया, पाकिस्तान से अलग करके, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? गौर से समझिएगा कितना बड़ा डेप्थ है। बांग्लादेश जैसा एक अदना सा देश जिसको भारत ने जन्म दिया, आज वो बांग्लादेश हमारे से आगे दौड़ रहा है। आज उसकी मैन पावर ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है, जूट जबरदस्त चल रहा है, लिनन के जो प्रोडक्शन है जबरदस्त चल रही है, उनके यहां टेक्सटाइल बूम पे है, और भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाशिए में है। आप सूरत देख लीजिए, अहमदाबाद देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, मुंबई वडोदरा देख लीजिए, भारत में हाशिए में। भाइयों और बहनों, इतना बड़ा ह्यूज डेवलपमेंट, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। क्यों भाई मोदी जी, मेरे माननीय और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, आप 6.5 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं। इतने में तो पूरे अंतरिक्ष की परिक्रमा लगा लेते हम लोग। उसके बावजूद डॉलर जो है 2013 में 56 रुपए का वैल्यू था, 56 रुपए। आपने 74 रुपए में पहुंचा दिया।
₹74.5 में। कमाल के अच्छे दिन लाके दिए हैं मेरे बीजेपी के संगी साथियों और प्रिय बीजेपी के भक्तों। रेबल सदानंद पति की बात में यकीन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार गूगल कीजिए, एक बार नेट खोलिए, एक बार फॉरेक्स को खोलिए और उसके बाद ये जवाब मांगिए बीजेपी के नेताओं से कि जब मनमोहन जी की सरकार थी तो डॉलर औंधे मुंह तो नहीं गिरी थी ना। जब पेट्रोल बहुत महंगी थी तब हमारे यहां ₹70 लीटर था। अब जब पेट्रोल औंधे मुंह गिरी हुई है हम 100 के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन आप लोग तो प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास है। मैं भी हिंदू ब्राह्मण हूं और श्री राम को पूजता हूं। भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने यह तो नहीं बोला ना हमें कि आंखें बंद कर लो और अंध भक्त बन जाओ। ये तो आपको भी सोचना होगा। बांग्लादेश जैसा एक राष्ट्र जो कि मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, आज नेपाल हमें पछाड़ रहा है और हम क्या बोलते हैं, चाइना के साथ देके नेपाल बिक जाएगा। पाकिस्तान को खरीद लिया चाइना ने। भाइयों और बहनों, जब 100% एफडीआई कर दी मोदी गवर्नमेंट ने तो विदेशों का पैसा हमारे यहां नहीं लगता क्या? तब तो हमारा देश गुलाम नहीं होता क्या? लेकिन नहीं, हम कोई भी बात करेंगे दो पक्ष के तौर पे बात करेंगे। अगर बीजेपी के ऊपर बात आती है तो हम करेंगे ही नहीं, और अगर दूसरी पार्टी की बात आएगी तो तुरंत हम ऐप बदलेंगे, चाइना के ऐप बदलेंगे, हम स्नैपचैट बदलेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढहका करेंगे। मुझे ये बात तो बता दीजिए, बांग्लादेश की करेंसी 2013 में $1 में आप लगा लीजिए, 2013 से लेकर 2020 7 साल में केवल 7% गिरी है, 7%। और भारत में 7 साल में ₹18, 2.5 गुना। क्या ग्रोथ है उनका। 7.9% है जीडीपी और हमें 6% के लिए सोचना पड़ रहा है। उनके यहां प्रवासी, कोरोना वहां भी है लेकिन वहां प्रवासी मजदूर नहीं है, और हमारे यहां प्रवासी मजदूर हो जाते हैं अपने देश के मजदूर। लेकिन नहीं, हमें तो समझ में आनी नहीं है। आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय सरकार काम क्या कर रही है। पहले भी उठाया था ये बात, आज भी उठाता हूं। भारतीय सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेंशन बंद कर दी। मेरे प्रिय साथियों, मेरे देश के नागरिकों और मेरे भाइयों और बहनों और सभी धर्म और जाति के लोगों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे श्रेष्ठ मुसलमान भाइयों, अमर सिखों, मेरे क्रिश्चियन के सेवादारों, एक बात मैं आज आपसे बोलूंगा। आप सोचिए कि हमारे पास तो बहुत बड़ा रिजर्व फंड होना चाहिए। हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के लोगों से वसूल कर ली, हमने रसोई गैस बढ़ा दी। बाबा रामदेव जी ने जो इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे, उन्होंने आटा की कीमत ₹50 बढ़ा दी 5 किलो की थैली में या 10 किलो की थैली में, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन बाबा को कभी कोई देख नहीं पाए कि रोड पे आके लोगों को पैसे बांट रहे हो, लोगों को भोजन बांट रहे हो। लेकिन नहीं, वो आए थे भ्रष्टाचार के नाम पे, बीजेपी के साथ आए थे। आज जब बीजेपी गलत कर रही तो बाबा रामदेव को टाइम नहीं मिल पा रहा है। खैर एनीवे, मैं बाबा जी से क्या उम्मीद करूं, वो तो बाबा जी हैं। अब वो बाबा जी नहीं, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, बांग्लादेश की जो रफ्तार है इकोनॉमिकली, क्या बांग्लादेश में पेट्रोल की यही रेट है? क्या दूध का यही रेट है? क्या फल और सब्जी की यही रेट है? उनकी जीडीपी बढ़ रही है, हर एक देश में उनके नागरिक अच्छे तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। राकेश मान जी, मैं एक बात आपको बोलूंगा कि लिखने से पहले थोड़ा सोचें। मैंने बांग्लादेश की जीडीपी के बारे में बोला है और आपको कोई ऐसे नहीं बोला कि आप मेरे बारे में कमेंट कर दो। बात करो ना, मेरे साथ बात करो, तब तो बोलेंगे ना जी। आप ये बताओ, नेपाल हमसे आगे जा रहा है, जीडीपी में आगे जा रहा है। इतना छोटा सा देश, कोई ज्यादा फसल नहीं है उनके पास। हमारे पास खनिज है, वाणिज्य है, एग्रीकल्चर है।